नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, स्पार्स पॉपुलेशन, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा नदन बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव की बीथू में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि फरवरी 15, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्र की प्रायोजित सेंट्रल सेक्टर एक योजना है ये, जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है, 4800 करोड़ रुपीस। इस योजना के तहत 4 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। देख लेते इसमें क्या है। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। स्मरणीय तथ्य देख लेते। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। मेघालय 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, मतलब कितनी है, 60 है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइनसोंग्स तथा स्नी आओ भलंग धर ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रमुख चुनाव के परिणाम देख लेते हैं मेघालय के।
नेशनल पीपल्स पार्टी विजित सीटें 26, मत प्रतिशत 31.49। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी विजित सीटें 11, मत प्रतिशत 16.21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजित सीटें 5, 13.14% मत मिला इसको। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 5 सीटें जीती, 13.78% मत मिला। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 4 सीटें जीती, मत प्रतिशत इसका नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती और 9.33 मत प्रतिशत रहा। बात करते हैं नागालैंड की। 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काछेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुईं। वर्ष 2023 चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। यह उपलब्धि एनडीपीपी के हेकानी जखालू ने प्राप्त की। ये दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहौतुओनुओ क्रूस, ये इनका नाम है, थोड़ा कठिन है प्रोनाउंशिएट करना, भी पश्चिम अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। टी.आर. जेलियांग तथा यानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। टी.आर. जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 20 मार्च 2023 को शेरिगेन लोंगकुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रमुख चुनाव परिणाम नागालैंड का देख लेते हैं। विजित सीटें और मत प्रतिशत के आधार पर किस पार्टी को कितना मिला। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटें जीती हैं, 32.22% मत मिला। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीती, 18.81% मत मिला। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीती, 9.56% मत मिला। नेशनल पीपल्स पार्टी 5 सीटें जीती हैं, 5.78% मत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 सीटें जीती, 8.65% मत। नागा पीपल्स फ्रंट 2 सीटें जीती, 7.09% मत। बात करते त्रिपुरा की। 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव परिणाम देख लेते हैं नागालैंड का। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली हैं, 38.97% मत मिला है। टिपरा मोठा पार्टी 13 सीटें जीती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 11 सीटें जीती है, 24.62% मत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 सीटें जीती, 8.56% मत। इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1 सीट जीती, 1.26% मत। बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए
सूचना एकत्र करती है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IGR 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष DAKSH दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य, लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स, लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट। दूसरा है छोटे राज्य, स्मॉल स्टेट्स। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर बेस्ट यानी श्रेष्ठ, मध्यम यानी मिडिल और खराब यानी वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया गया है। IGR इंडियन जस्टिस रिपोर्ट IGR इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान 18वीं रैंकिंग पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग। IGR 2022 की रैंकिंग देख रहे हैं हम, 23 की नहीं देख रहे, 22 की देख रहे हैं। तो कर्नाटक पहले नंबर पे है, पुलिस इसमें दूसरे नंबर की है, जेल प्रणाली दूसरे नंबर की है, न्यायपालिका दूसरे नंबर की है, कानूनी सहायता दूसरे नंबर की, मतलब 2 अंक मिले हैं इनको। फिर तमिलनाडु में IGR 2022 के अनुसार दूसरी रैंकिंग है। इसमें पुलिस 6ठे नंबर पे, मतलब 6 रैंक मिली है इसको। जेल प्रणाली पहले नंबर पर है, न्यायपालिका पहले नंबर पे है, कानूनी सहायता 12वें नंबर पे है। तेलंगाना की बात करते हैं, IGR 2022 रैंकिंग है 23वीं। इसमें पुलिस पहले पर है, जेल प्रणाली तीसरे पर है, न्यायपालिका 5वें पर, कानूनी सहायता 5वें पे। लास्ट 3 राज्य देख लेते हैं। बिहार में IGR 2022 रैंक 16वीं है, पुलिस 16 नंबर पर है, जेल प्रणाली 9 नंबर पर, न्यायपालिका 16 नंबर पे, कानूनी सहायता 16 नंबर पे। पश्चिम बंगाल IGR 2022 रैंकिंग 17 है, पुलिस 18वें नंबर पे है, जेल 13वें नंबर पे है, न्यायपालिका 18वें नंबर पे है, कानूनी सहायता 15वें नंबर पे है। लास्ट में उत्तर प्रदेश IGR 2022 रैंकिंग 18वें नंबर की है, पुलिस 15वें नंबर पे है, जेल प्रणाली 17वें पर है, न्यायपालिका 15वें पर है, कानूनी सहायता 18वें पर है। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 2022 में पुलिस 15वें पर है, स्कोर है 4.37, जेल प्रणाली 17वें पर है, 3.55 स्कोर, न्यायपालिका 15वें पर है, 4.05 स्कोर, कानूनी सहायता 18वें पर है, 3.24 स्कोर। तो बेसिकली ये रैंकिंग 2022 की है, 2023 के आंकड़े बिल्कुल उलट होंगे इसके। आगे बढ़ते हैं। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज़। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान में और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया। यह यात्रा जो थी 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूरी हुई। यह लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों को यात्रा में शामिल किया गया। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवेज 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। एमवी गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतरा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। यात्रवी की एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म्स और शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। टेंट सिटी की बात कर लेते हैं। एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है। बात करते हैं केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है जो अधोलिखित है। पहली असमी, दूसरी बंगाली, तीसरी बोडो, चौथी डोगरी, 5वीं गुजराती, 6वीं कन्नड़, 7वीं कश्मीरी, 8वीं कोंकणी, 9वीं मैथिली, 10वीं मणिपुरी, 11वीं मराठी, 12वीं हिंदी, 13वीं नेपाली, 14वीं उड़िया, 15वीं पंजाबी, 16वीं संस्कृत, 17वीं संथाली, 18वीं सिंधी, 19वीं तमिल, 20वीं तेलुगु, 21वीं उर्दू, 22वीं मलयालम। उल्लेखनीय कि हाल ही में भारत में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उल्लेखनीय कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं। वाहन क्रय ऋण व्हीकल परचेज लोन से संबंधित निर्णय। दूसरा, चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ध्यातव्य कि इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। स्मरणीय तथ्य 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसीज की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्ष दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती, तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने की। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति CT रवि कुमार शामिल थे। बात करते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 की। असर का पूर्ण रूप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER असर है। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम PRATHM प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों हेतु नामांकन दर एनरोलमेंट रेट विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2%, वर्ष 2018 में 4.1% हो गया है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग की 7.9% लड़कियां अनामांकित थीं, जबकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 13.5% था। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है, जो निम्नलिखित है: मध्य प्रदेश 70%, उत्तर प्रदेश 15% और छत्तीसगढ़ 11.2%। हुबली जंक्शन की बात करते विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया। तो पहले क्या नाम था? HUBLI हुबली, अब क्या कर दिया? हुब्बल्ली, तो हुब्बल्ली हो गया इसका नाम। HUBBALLI हुब्बल्ली। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SSS हुबल्ली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिमी रेलवे दपरे के हुबल्ली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबल्ली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबल्ली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। मार्च 2023, ये 12 मार्च 2023 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म का था, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, पहला है हुबल्ली जंक्शन कर्नाटक 1507 मीटर, गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश 1366.33 मीटर, कोल्लम जंक्शन केरल 1180.5 मीटर, खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल 1072.5 मीटर और स्टेट स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका 1067.1 मीटर। विदिशा 5G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले यथा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों इनोवेटिव 5G यूज़ केसेस की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G IoT 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग मामले हैं। सुपर क्यूटिकल्स 5G और 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क, एम्बू पॉड मूलभूत जीवन सुरक्षा समर्थन के साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस, लॉजी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोतियाबिंद जिसको हम कार्ट्रैक्ट कहते हैं, कार्ट्रैक्ट रोग की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, एजियोफाई फेफड़े एवं मस्तिष्क स्कैन CT और एक्सरे इत्यादि के लिए AR और VR विजुअल, इसमें 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन है। टेक XR नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR और VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस किट है ये। इसके बाद हम देखेंगे कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज और लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन KILA केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों बेसिक प्रिंसिपल्स पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों ट्रेनर्स को सीनेटर कहा गया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ
2070 तक शुद्ध शून्य नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। स्मरणीय तथ्य 4 जनवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक क्षमता ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी का विकास, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा हमारा। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन की कमी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है, ये देख लेते हैं। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, उद्योगों के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास R&D परियोजनाओं का समर्थन करना। अगला हमारा क्या प्रश्न है, वायनाड है। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य जनवरी 2023 में केरल के वायनाड जिला सभी जनजातीय ट्राइबल लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और उसे डिजिटल लॉ कर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। धन्यवाद। चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियोस पे हम इसको देखेंगे और पढ़ेंगे।